वेलकम बैक। तो देखो आज लेक्चर नंबर 2 है हमारा। चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, क्लास 9 का चैप्टर है। ठीक है, देखो लास्ट वीडियो में ना इसका रेशियो वाला पार्ट सारा कुछ डिस्कस कर लिया था, एकदम प्रॉपर्टीज एकदम वेल एक्सप्लेन्ड है उसके अंदर। अगर नहीं देखा है तो प्लीज चेक आउट दैट बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बिकॉज क्वेश्चंस ना जो भी रेशियो के होंगे इसके आगे जो प्रैक्टिस सेट में आएंगे सारे कुछ उन प्रॉपर्टीज पे डिपेंड होंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज का जानना, उनका समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के इस पार्ट में ना प्रोपोर्शन के बारे में बात करेंगे। तो कई लोग के मन में ना डाउट रहता है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये क्या दो अलग चीज़ें हैं। तो देखो वैसे बिल्कुल नहीं है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन को हैंड इन हैंड, मतलब एक साथ वो चलते हैं। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन बेसिकली इनमें रेशियो हम क्या लेते हैं, देखो कि उन दो क्वांटिटीज का एक आपस में हम रिलेशन चेक कराते हैं। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये दोनों क्वांटिटीज ये सॉरी ये दोनों टर्म्स ना वही चीजें हमें बताती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो देखो अगर शुगर एंड घी, हाँ यार आपके बुक में कही है एग्जांपल। देखो शुगर एंड घी का एक कोई चीज थी जिसके अंदर शुगर और घी ये दो चीजें कह लो या हमने डाल दी थी। ठीक है, इनका ना रेशो था। ठीक है, इनका रेशो था 2:3। ये क्या था, बाय मास रेशो था इनका। बाय मास रेशो से मेरा मतलब ये है कि अगर शुगर मेरी 2 kg थी तो उसमें घी कितनी थी, 3 kg। ज्यादा नहीं डाल दिया, चलो रेशो को उल्टा कर देते हैं। घी बहुत महंगी होती है ना, हाँ इसलिए। तो देखो शुगर एंड घी का रेशो कितना है, 3:2 बाय मास रेशो है इनका। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये रेशो में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो कि एक पर्टिकुलर एक अज्यूम कि यहाँ पे एक ऐसा बर्तन था हमारे पास। ठीक है, एक बड़ा सा वेसल कह लो इसे। ठीक है, इसके अंदर ना ऐसे दो पार्ट में थे। ठीक है, ये आपका शुगर था और ये आपकी घी थी। ठीक है, मतलब एक बड़े से बर्तन में जब हमने ये डाला, ठीक है, तो इन दोनों का ना आपस में बाय मास रेशियो था 3:2। मतलब अगर आप चाहो मतलब इनके मल्टीपल में आप बढ़ा सकते हो, या बेसिकली इतना ही रेशियो था, मतलब 3 kg और 2 kg का। यहाँ पे देखो एक बड़ा सा वेसल था जिसके अंदर शुगर और घी थी हमारे पास। और शुगर का देखो यहाँ पे प्रपोर्शन मैं इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, बड़ी सी ये जो पूरी क्वांटिटी है इसके अंदर शुगर और घी थी। ठीक है, शुगर का प्रोपोर्शन था 3 और घी का प्रोपोर्शन था 2। अब ये ऐसे में कैसे बोल रहा हूँ, तो देखो एक अज्यूम की 5 kg का मैं कुछ बना रहा था। ठीक है, 5 kg का कुछ फूड मटेरियल था, 5 kg का कुछ फूड, क्या है यार स्पेलिंग, छोड़ो। 5 kg का कुछ फूड मटेरियल था जिसके अंदर देखो 3 kg आपकी शुगर थी और 2 kg आपकी घी थी। तो देखो यहाँ पर 3 kg शुगर ये इसकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, घी भी यहाँ सॉरी 2 kg घी, मतलब ये क्या कर रहा है, 3 kg एंड 2 kg शुगर और घी की क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करिए रिस्पेक्टिवली। अगर इनका मैं रेशियो ले लूँ, देखो यहाँ पे यूनिट्स भी सेम है तो ये इजीली कट जाएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 5 है, यूनिटलेस होता है। ठीक है, तो 3:2 का इनका रेशियो आ गया। ठीक है, अब देखो 5 kg फूड मटेरियल में 3 kg शुगर है। 3 kg बेसिकली शुगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, वो उसका प्रोपोर्शन बता रहा है। ठीक है, मतलब उस 5 kg जो फूड मटेरियल उसमें कितना हिस्सा शुगर है हमारा, ठीक है, हिस्सा बेसिकली दैट इज अ प्रोपोर्शन, कितने प्रोपोर्शन में वो है। ठीक है, अब देखो ये रेशो भी ना वही चीज हमें रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, अब देखो शुगर एंड घी का लिया है 3:2, तो यहाँ पे 3 किसका प्रोपोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे शुगर का, और 2 ये किसका प्रोपोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली घी का। यहाँ तक बात क्लियर है। ओके, अब देखो इनके दो टाइप्स हैं। ठीक है, प्रोपोर्शन के दो टाइप्स है बेसिकली। जो इनके बिहेवियर था, ये जो रेशियोज का बिहेवियर आता है यहाँ पे या फिर क्वांटिटीज का जो बिहेवियर आता है, उनके बेसिस पे दो इसके टाइप्स किए हमने। एक था डायरेक्ट प्रोपोर्शन, अनदर टाइप इज इनवर्स प्रोपोर्शन। हम इन दोनों को डिस्कस कर दूंगा और इनका यूज कैसे करना है वो भी इन शॉर्ट बता दूंगा। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस सेट में हम करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया कि दो टाइप्स हैं इसके, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन, अनदर टाइप इज इनवर्स प्रोपोर्शन। दोनों को एक साथ इसलिए लिखा है बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप इसका ना डिफरेंस समझ सको यहाँ पे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इसकी बेसिकली डेफिनेशन यही होती है। ठीक है, दो क्वांटिटीज के लिए है ये डिफाइंड, मतलब मोर देन 2 के लिए भी हम क्लब करके निकाल सकते हैं। देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मीनिंग ये रहता है कि अगर दो क्वांटिटीज हैं, ठीक है, वो दोनों कुछ इस तरह रिलेट हैं कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो साइमल्टेनियसली दूसरी क्वांटिटी भी बढ़नी चाहिए। यहाँ पे आई रिपीट, दो क्वांटिटीज का बीच का एक रिलेशन है, कुछ ऐसा रिलेशन है ये कि जब एक क्वांटिटी बढ़ती है तभी क्या होती है, साइमल्टेनियसली, ठीक है, साइमल्टेनियसली दूसरी भी क्वांटिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखो ये ना आप फिजिक्स में भी कई जगह आप यूज करते होगे तो उसका भी एक रिलेशन वहाँ पे बता दूंगा मैं। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ बुक्स, आप किसी शॉप पे गए, मतलब बुक शॉप पे गए आप वहाँ पे, और आपने कुछ बुक्स ली, समझो अपने
एक बुक ली वहां से, ठीक है, एक बुक खरीदी जिसकी कीमत कुछ थी 50 रुपये, ठीक है, एक 50 रुपये उसकी कीमत थी। अब आप मुझे ये बताओ, जब आप उसका क्या करोगे, आप नंबर ऑफ बुक्स जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे। अब देखो मैंने पहले एक बुक थी जिसकी कीमत थी 50 रुपये, ठीक है, जब मैंने वही बुक 2 बार ली, ठीक है, 2 बुक्स ले ली वहां पे, तो उसकी कीमत क्या हो जाएगी, 100 रुपये। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपने 2 बुक्स ले ली इसलिए वो फिर से 50 रुपये में दे देगा दोनों बुक्स, ठीक है, वैसा नहीं होता यहाँ पे। अगर आइडियल केसेस में तो बिल्कुल भी नहीं होता। बाकी अगर आपका दोस्त है, पहचान वाला है, तो वो दे देगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो देखो यहाँ पे जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ बुक्स बढ़ाते जाऊंगा, कि आप ये नहीं देख रहे, कि आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ बुक्स बढ़ाते जा रहा हूँ वैसे वैसे इनके प्राइसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। ये तो एकदम ऑब्वियस है ना। अब एक कोई भी एक चीज अगर आप दुकान पे जाते हैं, ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट है थोड़ा, तो ध्यान से समझो इसे। अगर आप किसी दुकान पे जाते हो और उससे कोई चीज वहां से अगर खरीदते हो, ठीक है, तो देखो जैसे जैसे आप अपनी क्वांटिटी बढ़ाते जाते हो, ठीक है, तो वहां से आपकी प्राइस भी बढ़ती है। क्या यहाँ पे वही नहीं हो रहा, मतलब जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ बुक्स बढ़ाते जा रहा हूँ वैसे वैसे इनके प्राइसेस बढ़ते जा रहा है। मैं 4 बुक कर दूंगा तो 200 रुपये मांगने लगेगा मुझसे, ठीक है, फिलहाल रुपीज में लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है, डॉलर में तो कमाते नहीं है हम, कमाते हैं खर्च रुपीज में करते हैं, राइट। सो देखो यहाँ से मैं जैसे जैसे नंबर ऑफ बुक्स बढ़ाता जाऊंगा कि यहाँ से इसकी प्राइस नहीं बढ़ती जाएगी। एकदम कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। वैसे ना ये देखो फिजिक्स का मैं कह रहा था तो राइट, वहाँ पे हम ना कई बार ही कहते हैं, देखो अपने केपलर्स के लॉ वगैरह जब नेक्स्ट ईयर आप पढ़ोगे, या फिर अभी भी बहुत से क्वांटिटीज आपने पढ़ी होंगी, कि स्टेटमेंट यूज की जाती है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। व्हाट डू मीन बाय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब दो क्वांटिटीज जब एक साथ बढ़ या फिर घट रही हो। हाँ, घटना ये बहुत लोग ना भूल जाते हैं कि वो बस यही सोचते हैं कि एक क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ना ही चाहिए। अगर आप यहाँ पे अगर टॉप टू बॉटम देख रहे हो तो देखो नंबर ऑफ बुक्स बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इनके प्राइसेस बढ़ती जा रही है। क्या आपने ये ऑब्जर्व किया, जैसे जैसे आप क्वांटिटीज कम करते जा रहे हो आपकी प्राइस भी कम हो रही है यार, है ना। मतलब देखो ये कुछ ऐसा रिलेशन कि दोनों एक साथ चलते हैं। अगर आगे जाएंगे एक साथ, अगर एक चीज आगे जाएगी तो दूसरी भी आगे जाएगी, ठीक है, और अगर एक चीज पीछे आएगी तो दूसरी भी क्या होगी, पीछे यहाँ पे आएगी ही, राइट। मतलब एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज होगी तो दूसरी भी इंक्रीज होगी यहाँ पे, ओके। अब इसका एग्जांपल कई तरह के हो सकते हैं यार, कई तरह के हो सकते हैं। या पेट्रोल और उसकी कॉस्ट का एग्जांपल बेस्ट ये है कि आप कोई क्वांटिटी और उसकी कॉस्ट, ये ना इसका बेस्ट एग्जांपल रहता है, बिकॉज एक जैसे जैसे आप क्वांटिटीज बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ते जाएगी, ठीक है। अब चलो इनवर्स प्रोपोर्शन पे मैं आता हूँ। आई होप इतना एक्सप्लेनेशन काफी है। वैसे भी ना डेली लाइफ वाले इसके बहुत से एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ देखो मैं थोड़ा इक्वेशन कह सकते हो आप, हाँ इक्वेशन ही है बेसिकली। अब इसे प्रोपोर्शनैलिटी में कन्वर्ट करूंगा। तो देखो इनवर्स प्रोपोर्शन का ना इस इक्वेशंस में आपको फील दिलाता हूँ। देखो ध्यान दो, जब भी आप ये पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, प्रोपोर्शनैलिटी पढ़ते हो, भले डायरेक्ट हो इनवर्स हो, तो अपना प्रोपोर्शनैलिटी वहाँ पे कांस्टेंट लाते हो या फिर पहले प्रोपोर्शनैलिटी का मार्क होता है। देखो यहाँ पे मैं कैसे लिख दूँ, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम यार, इफ क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता। कौन सोचो, अब देखो जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हो, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी अगर आप हटाते हो तो वहां उसकी जगह आप क्या लेते हो, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज इक्वल टू करके प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेते हो। बहुत सही। अब देखो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम में आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था डिस्टेंस। मतलब आपने क्या किया, आप और आपके दोस्त थे, आप थे एकदम मस्त कार में थे और आपका दोस्त ऐसा बाइक पे था या फिर साइकिल पे था। अब देखो आप दोनों ने ना 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, ठीक है। आप कार में थे, आपकी स्पीड ऑफकोर्स ज्यादा होगी, आप चलो मान लो 60 की स्पीड से अगर गए तो आप 1 मिनट में इजीली वहां तक पहुंच जाओगे। कहाँ तक, 1 किलोमीटर डिस्टेंस है, 1 मिनट के अंदर अंदर आराम से पहुंच जाओगे। वहीं पे आपका दोस्त है, ठीक है, वो 40 की स्पीड से जा रहा है, ठीक है, तो उसे थोड़ा टाइम कम लगेगा ना। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, अब स्पीड और टाइम अगर मैं टेबल बनाऊं यहाँ पर स्पीड और टाइम का, तो देखो देखो अगर आपकी स्पीड 10 की होगी, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर की अगर आपकी स्पीड है, 10 किलोमीटर पर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर आप जा रहे हो वहां पे, ठीक है, डिस्टेंस कांस्टेंट है हमारा 60 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है हमारा, 60 किलोमीटर, ठीक है। तो देखो आपको टाइम कितना लगेगा, कम ऑन, देखो 1 घंटे में अगर 10 किलोमीटर जाते हो तो 60 किलोमीटर कितने घंटे में चले जाओगे, 6 घंटे में। यहाँ पे मैं स्पीड कांस्टेंट मान के चल रहा हूँ, ठीक है, वेरिएबल स्पीड नहीं है यहाँ पर, एक कांस्टेंट स्पीड से हम लोग जा रहे हैं। अब देखो मैं क्या करते जाता हूँ, आपकी ना स्पीड बढ़ाते जाता हूँ। आपने क्या किया, अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, 10 से कर दी 20, 10 से कर दी 20। तो देखो डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो रहा है, हाफ, सॉरी टाइम यहाँ पे क्या हो रहा है, हाफ। वैसे 10 किलोमीटर बढ़ा दो यार, क्योंकि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 आवर्स। 2 आवर्स में आप इजीली पहुंच जाओगे, ठीक है। मैं जैसे ही स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर की कर दूंगा, अब देखो आपको कितना समय लगेगा,
कम ऑन, देखो टाइम अभी निकालना है आपको, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दोगे, एकदम इजी यार, इतना बेसिक कैलकुलेशन तो हम सबको आती है, राइट। तो देखो ये हो जाएगा 60 बाय अगर आप 40 कर दो तो ये हो जाएगा 0 0 कैंसिल, 4 1 जा 4 पॉइंट, अच्छा सॉरी 1.5 आवर्स, 1.5 घंटे में लगभग 40 की स्पीड से चलाओगे तो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस 1.5 घंटे में इजीली कवर अप कर लोगे, ठीक है। अब देखो आपने अगर स्पीड 60 की ही कर ली, ठीक है, अभी घटिया डाउट मत लाना, ओके, रास्ते में ऑब्स्टेकल होगा, हम बराबर कांस्टेंट स्पीड से कैसे जाएंगे वगैरह, ठीक है, आइडियल केसेस। तो देखो 60 किलोमीटर पर आवर से अगर आप जाओगे तो 1 घंटे में, यहाँ आप ट्रेंड ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या? मैं आपको ट्रेंड ऑब्जर्व करना बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो मार्केट में बहुत ट्रेंड चल रहा है, सब ऑब्जर्व करते हो, थोड़ा यहाँ भी ऑब्जर्व कर लो, ठीक है, वो वाले ट्रेंड्स नहीं, हाँ यहाँ पे एकदम, यहाँ पे सोचो, देखो जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाते आ रहा हूँ, ठीक है, 10 10 10 10 करके मैंने स्पीड बढ़ा दी, स्पीड को क्या कर दिया मैंने, इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ पे देखो टाइम क्या हो रहा है, पहले 6 घंटे लगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1, सॉरी 1.5, फिर उसके बाद 1 घंटे पर पहुंच गए हम, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे जैसे अपनी स्पीड बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे देखो यहाँ पर जो आपका टाइम क्या होते जा रहा है, कम, मतलब एक क्वांटिटी को आप जैसे जैसे इंक्रीज करते जा रहे हो दूसरी क्वांटिटी वैसे घटती जा रही है, ठीक है, मतलब इनवर्स रिलेशन नहीं हो गया इनका, क्रॉस रिलेशन नहीं हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा था डायरेक्ट में कि जैसे जैसे आप एक क्वांटिटी को बढ़ाते जा रहे थे वैसे वैसे दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही थी, लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या हुआ कि एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी घट रही है बेसिकली, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, आई होप एकदम मतलब क्लियर होगा। कुछ लोग ना इसे रेशो से भी बताते हैं, देखो यहाँ पे अगर मैं रेशो का दिखाऊं आपको, अगर स्पीड को मैं x बोल रहा हूँ और टाइम को अगर मैं t बोल रहा हूँ, तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो x इंटू टी ये कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है, x इंटू टी क्या आ रहा है, कांस्टेंट। मतलब हम इससे नहीं करेंगे बेसिकली, मतलब प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है यहाँ पे, मतलब जो दो क्वांटिटीज रहते हैं जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उन दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, आप चेक कर सकते हो। देखो मैथ्स को अगर सीखना है ना, जब भी आपका टीचर आपको कुछ बताए तो यू मस्ट चेक इट विथ योरसेल्फ। वो अच्छे टीचर्स ना हमेशा जो जो भी बातों बता रहे हैं, ठीक है, वो ना उसका एक प्रूफ या एक हिंट दे देंगे कि कैसे चेक करोगे आप। मैंने हिंट क्या दे दी, ये स्पीड है और मैंने कहा कि ये टाइम जिसे मैं टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैंने कहा कि इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। आपके हाथ में पेन है, कलम है, ठीक है, बस चला दो यार। देखो 10 इंटू 6 60, 20 इंटू 3 60, 30 इंटू 2 60, 14 इंटू 1.5 15 इंटू 4 60, 600 8.60, फाइन, 60 इंटू 1 60, मतलब आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे प्रोडक्ट कांस्टेंट आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रोडक्ट कांस्टेंट आ रहा है। क्या यहाँ वैसा कुछ ट्रेंड है क्या? देखो अगर आप नीट ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ भी एक ट्रेंड है, यहाँ पे ना रेशो कांस्टेंट रहता है, रेशो ऑफ जो क्वांटिटीज लोग है ना वो क्या रहता है, कांस्टेंट। बेसिकली ना इससे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है बच्चे, इसलिए मैं नहीं बताता, ठीक है। वैसे अगर मालूम होना चाहिए ये भी, इसलिए बता दे रहा हूँ यहाँ पर। जरा इन दोनों का रेशियो लो, मतलब नंबर ऑफ बुक्स का किसके साथ, इनके कॉस्ट के साथ। अब हमेशा ट्रेंड ऑब्जर्व करोगे कि ये रेशियो ना कांस्टेंट आ रहा है, जो कि आ रहा है 1:50 का, बिकॉज मैंने 50 रुपए मान के चले तो इसलिए 1:50 का आ रहा है। अब हर पॉइंट पे चेक कर सकते हो, देखो यहाँ पे इससे इसे डिवाइड करो, रेशियो ले रहे हो ना बेसिकली, ये यहाँ पे आपका प्रेडेसर है, याद करो, दिस इज प्रेडेसर एंड दिस इज सक्सेसर, ऐसा मान के चल रहे, रेशियो ले रहे हैं यहाँ पे 1:50, यहाँ भी 1:50। रेशियो में ना हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म रखना, ठीक है, ये बहुत लोग गलती करते हैं, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं करा, बहुत गलत बात है, ठीक है। आपको चाहिए कि आप जो भी आपको रेशियो दिया है ना उससे आपको चाहिए कि आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। यहाँ पे देखो 3:1 115, क्या इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है? तो बिल्कुल नहीं, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ना यही आएगा, जो सबसे आपकी स्मॉलेस्ट क्वांटिटी जो यूनिट आपने ली होगी ना, यहाँ पे जो रेशियो लिया होगा वही इसका क्या होगा, कांस्टेंट में आएगा। देखो तो बस बताना इतना चाह रहा था कि प्रोपोर्शन इसके दो टाइप्स हैं। समरी है, ठीक है, ध्यान से सुनो, अगर पूरा लेक्चर भी नहीं देखा इतना समरी सुन ली काफी है, ठीक है, बहुत मोर देन इनफ है। प्रोपोर्शन समरी फिर से बता देता हूँ, समरी है, प्रोपोर्शन का पार्ट है ये, इसके दो टाइप्स हैं, डायरेक्ट और एक इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या है, दो क्वांटिटीज के बीच का एक ऐसा रिलेशन कि जब एक क्वांटिटी बढ़ती है तो साइमल्टेनियसली दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर एक क्वांटिटी घट रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी घट जाएगी, आप विद हेल्प ऑफ टेबल आप ऑब्जर्व कर सकते हो ट्रेंड वो। यहाँ पे मैंने क्या बताया एक एडिशनल चीज कि यहाँ पे जो रेशो होगा क्वांटिटीज का हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट, किसमें, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, ठीक है, इतनी बात इसके लिए। अब इनवर्स प्रोपोर्शन की अगर मैं बात करूं तो देखो ध्यान से सुनो, स्पीड
इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका एग्जांपल मैंने लिया, ठीक है। स्पीड और टाइम का मैंने क्या दिखाया, इनवर्स रिलेशन। ये कब मैंने कंडीशन लगा दी कि डिस्टेंस मेरा क्या है, कांस्टेंट है। बहुत सही। देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि जो क्वांटिटीज है उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट में आता है। प्रोडक्ट का मीनिंग मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, वो प्रोडक्ट नहीं। ओके, जो आपके रिएक्शन में आपको मिलता है ऐसा प्रोडक्ट नहीं, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। केमिस्ट्री वाले उनकी फील्ड अलग, अपनी अलग, वैसे ना, खैर छोड़ो। देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि प्रोडक्ट जो है आपका क्वांटिटीज का प्रोडक्ट, वो क्या आएगा, हर स्टेप पे आपके क्वांटिटीज का प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा। मैंने आप टेबल लिखा है यहाँ पे, आप ट्रेंड ऑब्जर्व कर सकते हो। हाँ, इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, देखो जब एक क्वांटिटी बढ़ती है ना तब दूसरी क्वांटिटी घट जाती है। आई रिपीट, जब एक क्वांटिटी बढ़ती है तब दूसरी क्वांटिटी, एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी घट जाती है, ठीक है। साइमल्टेनियसली अगर एक क्वांटिटी घट रही है तो दूसरी क्वांटिटी को क्या होगा, बढ़ना पड़ेगा। अब आपकी ना थोड़ी अगर मैथ स्ट्रांग होगी, अगर आपकी थोड़ी मैथ स्ट्रांग होगी ना, तो इसकी मदद से आप इनवर्स प्रोपोर्शन समझ जाते हो। मगर मतलब ऐसा रिलेशन अगर आपको किन्हीं दो क्वांटिटीज के बीच में अगर दे दिया जाए, ठीक है, अगर एग्जामिनर आपको थोड़ा सा चेक करना चाहता है आप कंसेप्चुअली कितने स्ट्रांग हो, तो देखो यहाँ पे ना x इंटू टी है, इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है, x इंटू टी का प्रोडक्ट कांस्टेंट आ रहा है, राइट। मतलब देखो आप अगर एक क्वांटिटी को बढ़ाओगे ना तो इट इज कंपलसरी कि आपको दूसरी क्वांटिटी घटानी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे हो रहा था, अगर ये प्रोडक्ट मुझे यहाँ पे कांस्टेंट रखना है, ठीक है, स्पीड इनटू टाइम का जो डिस्टेंस आता है वहाँ पे, अगर उसे मुझे कांस्टेंट रखना है तो इट इज मस्ट कि आपको एक क्वांटिटी अगर आप घटा रहे हो तो आपको दूसरी क्वांटिटी बढ़ानी भी पड़ेगी। वैसे यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे मैंने क्या कहा कि रेशो कॉन्स्टेंट है। अगर आप इसे x और इसे अगर y मान के चलो तो मैंने क्या कहा यहाँ पे x बटे y का ये क्या आता है, देखो कांस्टेंट। ये रेशियो यहाँ पे क्या आ रहा है, कांस्टेंट। मतलब अगर आप x को बढ़ा रहे हो तो आपको y को भी बढ़ाना पड़ेगा विद द सेम प्रोपोर्शन, मतलब सेम प्रोपोर्शन में उन्हें क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप एक को बढ़ा रहे हो और दूसरे को बढ़ा नहीं रहे तो वहाँ पे रेशियो मेंटेन नहीं रहेगा ना। मतलब इन रेशियोज की मदद से भी जो x अपन y कांस्टेंट और x t कांस्टेंट, इसकी मदद से भी आप समझ सकते हो कि x इंटू टी अगर कांस्टेंट आ रहा है तो वो इनवर्स प्रोपोर्शन को प्रूफ कर रहा है या फिर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर दो का रेशियो कांस्टेंट आ रहा है तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसमें इतनी बात थी। अगर अभी क्लैरिटी नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। रोज एकदम झट से क्लैरिटी तो आएगी नहीं यार एकदम, ठीक है, राइट। क्लैरिटी आने में टाइम लगेगा ना। तो देखो जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे हम, ठीक है, चैप्टर के एंड आते आते तक ना तुम एकदम लाइक ओके हो जाओगे, ठीक है। जैसे ये सारे सीन जैसे मैंने कहा, वैसे ये एनालिसिस ना फर्दर क्लासेस में आएंगी तुम्हारी कि अगर किसी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रखना है तो ये इट इज ऑब्वियस कि दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे के इनवर्स हैं, रेशियो कांस्टेंट रखना वगैरह सारी चीजें ना आएगी फर्दर क्लासेस में। तो कोई टेंशन नहीं लेना, एकदम यहाँ से आपकी शुरुआत है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, एकदम ईजी जाएगा चैप्टर अगर स्टार्टिंग से अच्छे से कर दोगे। ओके, तो देखो अभी नेक्स्ट वीडियो हम प्रैक्टिस सेट का अपलोड करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। ओके।